Good morning, students. Today we are going to study the chapter 2 Resources of India part 2, है ना। इस जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है रिसोर्सेज का पार्ट 1 था, उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ओके, so in this chapter we will study about only the important portion, है ना, like agriculture and major crops and contribution of agriculture in Indian economy and minerals and power resources only. Okay, so let's start. एग्रीकल्चर, आज के समय पर एग्रीकल्चर जो है एक ब्रॉड सेंस में लिया जाता है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती करना, फसलें लगाना और काटना ही नहीं है, बल्कि इसमें फॉरेस्ट, फिशरी, एनिमल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब भी इंक्लूड है। हमारा देश इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, है ना। यहाँ पर जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, इसके कारण फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, जो जहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, तो जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका केवल 11% एरिया ही कल्टीवेबल है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। लेकिन इंडिया में जो कल्टीवेबल लैंड है वो कितना है? 51%। हमारे देश का जो कल्टीवेबल लैंड है वो कितना है? टोटल लैंड का 51%। कई सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर केवल ओनली 1 क्रॉप ही ग्रो की जाती है पूरे साल में। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर कुछ एरियाज़ में 2 या 3 क्रॉप्स को एक साल में उगाया जाता है। जो टोटल एरिया है जिन्हें इरिगेट किया जाता है इंडिया में, वो टोटल कल्टीवेबल लैंड का जो है चाइना में टोटल कल्टीवेबल लैंड के बराबर है ना। 58.2% लेबरर्स जो है हमारे देश में, वो अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 66% एग्रीकल्चर लैंड यूज़ किया जाता है फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और 34% जो एरिया है वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो कितना है? 56.1, मतलब 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो ये हमने पढ़ा कि क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, है ना। एग्रीकल्चर क्या है और इंडिया में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन जो है उसको इंडियन एग्रीकल्चर ही नरिश करता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उसका 17% पॉपुलेशन को इंडियन एग्रीकल्चर से ही नरिश किया जाता है। और इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। हमारे देश में जो 2/3 लेबर पावर है वो इंडियन एग्रीकल्चर में ही एंगेज हैं। और कई सारे जो लोग हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके अलावा भी कई लोग हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट में एंगेज हो या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, छोटे छोटे उद्योगों में एंगेज हो, या फिर रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर, ये सब जो हैं वो किस पर डिपेंड है? रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? इन्हें एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर जो है क्लोथिंग के लिए रॉ मटेरियल देता है ना।
क्लोथ बनाने के लिए कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, वुड पल्प, ये सब किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से। यहाँ तक कि लेदर इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रीज़ को बेस देता है, आधार देता है। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, शुगर, टोबैको, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंडेंट होती हैं? एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 34% फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो जो एग्रीकल्चर है वो टोटल इनकम में 34% कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है बढ़ती हुई आबादी को नर्चर करता है, पालन पोषण करता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं, फैट, विटामिन, और ये सब हमें किससे मिलते हैं? फूड प्रोडक्ट से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हमारा जीवन है वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। जहाँ पर एग्रीकल्चर बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदे में जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं है वहाँ पर लाइफ भी बेनिफिशियल नहीं हो सकती। तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो हमारे देश की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। बैकबोन का क्या फंक्शन होता है बॉडी में? वो बॉडी को खड़ा करके रखती है, एक्टिव बनाती है। इसी तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसके लिए बैकबोन है इंडियन एग्रीकल्चर। इसका सक्सेस या फेलियर वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फूड प्रॉब्लम्स पर, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पर, जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, नेशनल इनकम है, उन सब को अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी में सोल है, आत्मा है, जो सोल की इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, वही इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की भी है। तो ये हमने क्या पढ़ा? इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये एग्ज़ाम में आता है अक्सर। सो प्लीज़ इसको अच्छे से आप पढ़िए और समझिए। देन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड दियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे देश में जो क्रॉप्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू स्टडी। अकॉर्डिंग टू सीजन खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप। अकॉर्डिंग टू स्टडी फूड क्रॉप्स एंड कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप पहले हम अकॉर्डिंग टू सीजन जानेंगे। खारिफ क्रॉप क्या होते हैं? वो क्रॉप्स जो जून जुलाई के महीने में बोए जाते हैं, सो किए जाते हैं उसके सीड्स, और उनको पक करके तैयार हो जाते हैं कब? अक्टूबर नवंबर तक। वो क्या कहलाते हैं? खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप में राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, सीसम, ये सब चीफली ग्रो किए जाते हैं। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जो अक्टूबर नवंबर में सो किए जाते हैं, बोए जाते हैं, और समर सीजन मार्च अप्रैल में ये पक करके तैयार हो जाते हैं। ये राबी क्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, टोबैको, ये सब मेन राबी क्रॉप्स हैं। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फॉडर्स, ये सब जायद क्रॉप्स में आते हैं। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? फूड क्रॉप्स का मतलब है जो फूड के मेन कंपोनेंट हैं, ऐसे क्रॉप्स जिनसे फूड मिलता है, जैसे कि राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, बाजरा, ग्राम, तूर, और जो दूसरी पल्सेस हैं, ये सब फूड क्रॉप्स में इंक्लूड हैं। कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप, ऐसे क्रॉप्स जिनको सेल किया जाता है और सेल करके उनके बदले में पैसे मिलते हैं, दैट आर कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। ये क्रॉप्स कौन कौन से हैं? कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑयल सीड, शुगर केन, टबैको, रबर। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? इन्हें सेल किया जाता है, बेचा जाता है, और इनके बदले में जो है करेंसी ली जाती है ना। यहाँ एक टेबल आपको बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इंडिया की पोजीशन क्या है क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, है ना। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशन पे है किस क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, तो ये आप पढ़ लेंगे। जो मेन क्रॉप्स हैं हमारे देश में उगाई जाती हैं वो है वीट, राइस, बाजरा, बार्ले, ग्राम, पल्सेस, मेज, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, टी, कॉफ़ी, टबैको, शुगर केन।
और कॉटन, जूट, ओपियम, ओपियम क्या होता है, अफीम, इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, रबर, स्पाइसेस, मसाले, कैश्यूनट, फ्लैक्स, सिल्क, पोटैटो, ये सब मेनली इंडिया में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। तो बेटा इनके बारे में आप पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नाउ नॉलेज ऑफ टाइप एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रू विजिट ऑफ डेवलप्ड फार्म, है ना। इसमें जो नियरेस्ट डेवलप्ड फार्म हैं उनको विजिट करके और उससे जो नॉलेज मिली है उसके बेस पर एग्रीकल्चर का के बारे में इसमें बताया गया कि किस तरह का एग्रीकल्चर किया, जो तरीका है एग्रीकल्चर का वो क्या है हमारे देश में मेनली, है ना। हम इंडियन एग्रीकल्चर, एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। एंशिएंट एग्रीकल्चर मतलब प्राचीन समय से जो एग्रीकल्चर का तरीका रहा है या जो परंपरागत एग्रीकल्चर है हमारे देश में जो चला आ रहा है कई सालों से, वो बेसिकली लिवलीहुड का मीन्स होता था, है ना। केवल जीवन यापन के लिए खेती लोग करते थे, उतना ही उगाते थे जितने में उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए और जो लोकल मार्केट से में उसको उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो शुरुआत में जब पॉपुलेशन कम थी, एग्रीकल्चरल लैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा थे तब, है ना, और जो विलेजर्स थे वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने का प्रेशर नहीं था, वो उतना ही उगाते थे जितने में उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, क्योंकि लैंड सफिशिएंट थे और पॉपुलेशन कम थी। लेकिन जो एंशिएंट सिस्टम है ये एग्रीकल्चर का, वो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ फुलफिल सफिशिएंट नहीं हो पाया, है ना। कई सारे रीजंस थे जिनके कारण एग्रीकल्चरल लैंड कम होते गए और वेदर बेस्ड फार्मिंग जो है कम होती गई। बारिश की कमी और पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सब जो कारण थे, इसके कारण जो है सफिशिएंट नहीं हो पाया एग्रीकल्चर जो था एंशिएंट टाइम में, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का तरीका था, ठीक है। इसीलिए ये अब ज़रूरी हो गया कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल सिस्टम अपनाए जाएं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो और मेंटेन हो सके, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस पर डिपेंडेंट है, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्टेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, इसी पर आधारित है मॉडर्न, इसी पर बेस्ड है मॉडर्न एग्रीकल्चर का सिस्टम। मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सीड्स को इम्प्रूव करना, जो बीज हैं अच्छी किस्म की बीज का यूज़ करना, ऑर्गेनिक मैन्योर को बैलेंस करना, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स एंड मशीन्स, इन सब का यूज़ करके एग्रीकल्चर करना। तो जो मॉडर्न फार्मिंग है वो ओरिजिनली साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक फार्मिंग कह सकते हैं हम इसको, जिसमें इन्वेंशंस और रिसर्च के थ्रू एग्रीकल्चरल फील्ड को डेवलप किया जाता है और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। अब एग्रीकल्चर जो है वो ना केवल लिवलीहुड का साधन है बल्कि ये अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग का भी एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था, जो डेवलप्ड फार्म है उसका विजिट किया गया है आसपास का और उसके आधार पर ये आपको प्रोवाइड किया गया है डेटा। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हमारे देश में जो फार्मिंग के टाइप्स हैं, किस किस टाइप की फार्मिंग है या फिर पूरे वर्ल्ड में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं तो उनकी फार्मिंग को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे जनरल फार्मिंग। जनरल फार्मिंग क्या होती है? जनरल फार्मिंग जैसा कि हमने अभी ये पीछे अभी पढ़ा है ना, उसमें क्या पढ़ा है हमने कि ये जो है एग्रीकल्चर फार्म जो हैं वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते थे कि प्रोडक्शन जो है अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स से होता था। साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती थी, उतना ही जितना उनको ज़रूरत होती थी। जनरली जो फार्मर्स थे वो फार्मिंग
के लिए डोमेस्टिक फार्मिंग करते थे, केवल अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने, अपने घरेलू जो ज़रूरतें थी उतना ही पूरी हो जाएं, बस उसी के अनुसार वो फार्मिंग किया करते थे ताकि उनका लिवलीहुड स्मूथली चल सके, है ना। जो फार्मर्स थे वो क्रॉप, लाइव स्टॉक, बिजनेस, इनके अकॉर्डिंग फिर क्रॉप्स को सिलेक्ट नहीं करते थे, वो अपने जनरल अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करते थे कि हमको कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। स्पेसिफिक फार्मिंग क्या होती है? स्पेसिफिक फार्मिंग से मतलब होता है केवल एक क्रॉप उगाना, केवल एक लैंड पर एक ही तरह का क्रॉप ग्रो करना, है ना। तो ये इससे जो फार्मर होता था उसको 50% टोटल इनकम का मिल जाता था या फिर उससे भी ज़्यादा उसे कमा लेता था वो। एग्जाम्पल के लिए जो 50% फार्मर हैं, जो फार्मर है हमारे देश में, अगर फार्मर को 50% या उससे ज़्यादा इनकम हो रही है टोटल इनकम की सोयाबीन से केवल, तो वो क्या करेगा कि वो सोयाबीन के सोयाबीन की फार्मिंग ही करेगा, सोयाबीन उगाएगा, है ना। तो ये क्या है? स्पेसिफिक फार्मिंग है जिसमें स्पेसिफिक टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है। और ये जो फार्मिंग होती है वो मंडी के पास में होती है या मार्केट के पास में होती है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन होती है फार्मर की इससे, है ना। जो फार्मिंग है वो अनफेवरेबल कंडीशन वेदर के कारण जो है वो काफ़ी अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसमें अडॉप्ट करते हैं। समझ में आया आपको? जनरल फार्मिंग और स्पेसिफिक फार्मिंग में क्या अंतर है? जनरल फार्मिंग क्या होती है? जिसमें जो फार्मर है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही फसल उगाता है, अलग अलग तरह की 2 या 3 फसलें एक लैंड पर वो ग्रो करता है, उतने ही ग्रो करता है जितनी उसकी डोमेस्टिक नीड पूरी हो जाए, और जो लोकल मार्केट है वहाँ से वो अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर लेता है। जबकि स्पेसिफिक फार्मिंग में जो फार्मर है वो किसी एक स्पेसिफिक क्रॉप को ग्रो करता है जिससे उसे 50% अपनी टोटल इनकम का 50% या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट होता है, जैसे कि सोयाबीन फार्म का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और ड्राई फार्मिंग क्या होती है बेटा? जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर इस तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पर क्रॉप्स का फेल हो जाना कॉमन फीचर है, ठीक है। जो क्रॉप्स फेल हो जाते हैं उनका क्या कारण होता है कि बारिश नहीं होती है, या फिर देर से बारिश होती है, मानसून देर से आता है उसके कारण, या फिर बारिश ही नहीं होती लंबे समय तक क्रॉपिंग सीज़न में, या फिर वहाँ की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, या फिर लैंड की फर्टिलिटी कम होती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि वहाँ जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्रॉप्स फेल हो जाती हैं। देन मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग वो है जिसमें क्रॉप ग्रो करने के साथ साथ एनिमल रेयरिंग भी की जाती है। जो मिक्स फार्मिंग है वो 10 to 49% टोटल इनकम ऑब्टेन करने के प्रिंसिपल पर बेस होता है ना। तो मैंने क्या बताया? मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? जिसमें क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ एनिमल की रेयरिंग भी की जाती है, ठीक है। तो क्रॉप ग्रो करना इसमें प्राइमरी वर्क होता है, और जो एनिमल रेयरिंग है इसमें सप्लीमेंट्री होता है ना। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल रेयरिंग का, इससे इनकम बढ़ता है, फार्मर का प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं बनाए जाते हैं एनिमल डंग से, जिससे सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है। देन इरिगेटेड फार्मिंग क्या है? हमारे देश में वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इनके थ्रू इरिगेशन किया जाता है। जनरली जो इरिगेटेड फार्मिंग है वो ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर बारिश कम होती है ना। इसका रिज़ल्ट इरिगेशन के अगर वहाँ पे मीन्स होते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर लैंड जो है वो पानी की कमी के कारण क्रॉप कभी फेल नहीं हो सकती है ना। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इरिगेटेड फार्मिंग के वो हैं पैडी, शुगर केन, वीट और कॉटन। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ऐसा तरीका है फार्मिंग का जिसमें फर्टिलाइज़र्स जो और कंपोस्ट और मैन्योर जो यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, है ना। ग्रीन मैन्योर का यूज़ किया जाता है,
जो वेजिटेशन हर्ब से बनाया जाता है, और मैन्योर जो है काऊ डंग से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड की जगह पे काऊ डंग का यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट पर एडवर्स इफेक्ट नहीं करते, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ बेस्ट फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो दीज आर द टाइप ऑफ फार्मिंग: जनरल फार्मिंग, स्पेसिफिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, अब यहाँ पर सिस्टम दिए हुए हैं फार्मिंग के तरीके, किन किन क्या क्या सिस्टम्स है यहाँ फार्मिंग के इसमें दिया है। इंडिविजुअल फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, गवर्नमेंट फार्मिंग एंड कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिविजुअल फार्मिंग के बारे में जानेंगे। इंडिविजुअल फार्मिंग क्या है? जब एक लैंड का मालिक वो खुद फार्मर होता है और वो अपनी ज़मीन पर अकेले ही खेती करता है, उसमें जो नुकसान होता है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, उसके लिए वही फार्मर ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही ओनर होता है और वो अपने अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स ग्रो करता है। दैट इज़ इंडिविजुअल फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है? कलेक्टिव फार्म इस सिस्टम जो फार्मिंग का ये सिस्टम है, इसमें जो लैंड है और लैंड लाइव स्टॉक है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, वो सारे मेंबर्स एक सोसाइटी के अंडर में रखते हैं। सारे मेंबर्स जो है सोसाइटी के, वो फार्म पर काम करते हैं जैसा कि उनकी मैनेजिंग कमेटी उनको डायरेक्ट करती है। तो इसमें कुछ जो किसान हैं वो इकट्ठे होकर के फार्मिंग करते हैं और एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है उस सोसाइटी की, और वो कमेटी उनको जैसा डायरेक्ट करती है वैसा वो फार्मिंग करते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिंग इस सिस्टम के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फार्मर्स जो होल्ड उसमें फार्मर्स होते हैं, है ना, वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, वॉलंटियरली वो खेती इस पे करते हैं। वॉलंटियरली मतलब उसमें उनका अपना कोई फ़ायदा, किसी एक के फ़ायदे के लिए वो नहीं करते हैं, बल्कि सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो इस तरह की खेती करते हैं। लेकिन जो फार्मर हैं, फार्मर के जो राइट्स हैं और ओनरशिप है लैंड पर, वो सिक्योर रहता है। जिसकी जो ज़मीन है उस पर उसका अधिकार सुरक्षित रहता है। सारे फार्मर्स जो हैं अपने लैंड्स को इकट्ठा करते हैं, अपने लेबर को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल जो पूंजी लगानी है उसको इकट्ठा करते हैं और एक साथ मिल करके कलेक्टिवली फार्मिंग करते हैं। जो भी फंक्शंस हैं वो इलेक्टेड कमिटी के डायरेक्शन के अंडर में ही किया जाता है। उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी मेंबर्स को उनके लैंड और वेजेस के अकॉर्डिंग प्रपोर्शनेट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग यहाँ 4 टाइप्स की दी हुई है: कोऑपरेटिव सुपर फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, कष्टकारी फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग। ओके, सो दीज आर दैट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट फार्मिंग क्या है? इस गवर्नमेंट ये जो सिस्टम है इसमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, नियुक्त किया जाता है और वो फार्म की सारी एक्टिविटी को होल्ड करता है। फार्म पर जो लेबरर्स होते हैं उनको मंथली या वीकली वेजेस दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। इस सिस्टम में लैंड और कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी इसमें काम करते हैं इस सिस्टम के अंतर्गत। फिर है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में जो लैंड ओनर्स होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फार्मिंग के लिए, है ना। एक व्यक्ति जो होता है, जो उस ज़मीन का मालिक होता है, लैंड का ओनर होता है, वो कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है फार्मिंग के लिए। और जो मैनेजमेंट है उसका, जो फार्मिंग का जो मैनेजमेंट है वो उसके लिए वो एक मैनेजर नियुक्त करता है। जो ओनर है वही लॉस या प्रॉफिट बेयर करता है एग्रीकल्चर से। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हैं, वो किसी ज़मीन को ख़रीद लेते हैं और उस पर शुगर केन ग्रो करवाते हैं खुद ही। तो ये क्या है? कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो इस तरह से सिस्टम जो है फार्मिंग के कितने हैं? 5 हैं: इंडिविजुअल, कलेक्टिव, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्टिक फार्म। ओके, देन हम पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इसमें से
क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये अच्छे से समझना है। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले हम पढ़ेंगे, है ना। 1966 से 67 का जो एक एरा आया, उसमें टेक्निकल चेंजेस आए फार्मिंग में, है ना। इससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश में, हमारे देश के एग्रीकल्चर में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थे उसमें बहुत तेज़ गति से इंक्रीज़ हुआ, बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। कैसे हुआ? बाय द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ करके जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो कई गुना बढ़ गया है ना। तो ये जो स्थिति थी इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के फॉर्म में आया। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स को अडॉप्ट किया गया और इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में वीट का और राइस का जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। इसमें जो है हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड का यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स और का इम्प्लीमेंट किया गया। स्मॉल और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए गए। नए टेक्निक्स का यूज़ करके सॉइल को कंजर्व किया गया। सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च को एनकरेज किया, सॉइल की टेस्टिंग की गई और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव किया गया और फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड कराई गई। फाइनेंस और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई एग्रीकल्चर के लिए। तो इन सब तरीक़ों को अपना करके हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देन वाइट रेवोल्यूशन क्या है? वाइट रेवोल्यूशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रेयरिंग, पशुपालन से संबंधित है। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन में वृद्धि, है ना, विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने एक नई स्पीसी को डेवलप किया जिसे लोकल काउज़ और फॉरेन रेस की काउज़ को इंटरब्रीड करके बनाया गया, जिससे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हुआ और डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई रूरल एरियाज़ में। ये जो सोसाइटीज़ थी हर प्रोड्यूसर से मिल्क कलेक्ट करती थी और उसको मार्केटिंग उसकी करती थी। लोकल और मेडिकल फैसिलिटीज़ एनिमल को प्रोवाइड की जाती थी इन सोसाइटीज़ के थ्रू। लोन दिया जाता था, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती थी। ये जो मिशन था वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कई जगहों पर ये फैल चुका है। ठीक है। देन येलो रेवोल्यूशन, है ना। येलो रेवोल्यूशन क्या है? एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को डेवलप करना थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च इज़ नोन एज येलो रेवोल्यूशन। जो ऑयल सीड्स हैं, तिलहन हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स, सरसों, है ना, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इज़ नोन एज येलो रेवोल्यूशन। इंडिया जो है 60s से ही ऑयल सीड के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट रहा है, लेकिन ऑयल सीड के जो एरियाज़ थे वो डिक्रीज़ होने के कारण टोटल कल्टीवेबल लैंड जो है वो कम होने लगे और निगलेक्ट किया जाने लगा मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को। इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, कोई क्रॉप सिक्योरिटी नहीं थी ऑयल सीड्स के लिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनके कारण जो प्रोडक्शन था हमारे देश में फिर घटने लगा था ऑयल सीड्स का। फिर गवर्नमेंट ने वेरियस एफर्ट किए, एक टेक्नोलॉजी मिशन स्टार्ट किया गया 87-88 में और ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। ठीक है। और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। इन्होंने इन एजेंसीज़ को लोन प्रोवाइड किया गया। गवर्नमेंट ने स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लेरेशन किया सपोर्ट प्राइस ऑयल सीड्स का, तो जिससे हमारे देश में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ा और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? येलो रेवोल्यूशन। देन ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? फिशरीज़ सेक्टर में जो प्रोडक्शन की प्रोग्रेस हुई वो ब्लू रेवोल्यूशन कहलाती है। हमारा देश पूरे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है
और वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 5 स्टेट्स में इंडिया के फिश प्रोडक्शन में, जिससे वृद्धि हुई। इससे जो आर्गुमेंटिंग फूड सप्लाई बढ़ी, न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज अर्न हुआ। 2006-2007 में हमारे देश में 63.99 लाख टन फिश का प्रोडक्शन हुआ, जिसमें से और उसे एक्सपोर्ट किया गया, जिससे 5,739 करोड़ करेंसी का फ़ायदा हुआ हमारे देश को। ठीक है। देन पिंक रेवोल्यूशन, जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, एनहेंस करना, क्या कहलाता है? पिंक रेवोल्यूशन। जो नेचुरल मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो हमारे रेजिस्टेंस कैपेसिटी को एनहेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट रीजन्स में इन फ्रूट्स को ग्रो करना और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन देना, ये क्या कहलाता है? पिंक रेवोल्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ इसको, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या हैं? फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब्स, एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, है ना। ये किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हमारा देश जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल और फ्रूट्स के मामले में। ठीक है। इंडिया जो है फ्रूट्स का 10% और वेजिटेबल का 13.28% प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और स्पाइसेस ये मेनली ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत वास्टली इसको आपको पढ़ना नहीं है। ये हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज़, ये भी, इनके भी सिर्फ आप नाम ही पढ़ लेंगे, इनको ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम उतना ही पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। ये क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए हैं ये 2 प्रोग्राम, जिसे 2005 में स्पॉन्सर किया गया था। ये जो प्रोग्राम है इसमें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और मार्केटिंग इंक्लूड है। इनको कुछ उद्देश्यों को लेकर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। क्या उद्देश्य थे इसके पीछे? जो ग्राफ्ट बैंक हैं, खाली एरिया हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, वहाँ पर उनकी डिमांड को फुलफ़िल किया जा सकता है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, सॉइल को टेस्ट करना, लीव्स की और जो लेबोरेटरीज़ हैं, नर्सरीज़ हैं, पाली हाउसेज़ हैं, इनकी फैसिलिटी अवेलेबल कराना जहाँ पर लीव्स की टेस्टिंग हो सके, ग्रीन हाउस अवेलेबल कराना, हाई क्वालिटी के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना और उनके एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करना, हाई क्वालिटी की हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करना, बेसिक एमिनिटीज़ जो है मार्केटिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए वो किसानों को प्रोवाइड कराना। ये इन उद्देश्यों को लेकर के हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए हमारे देश में। ठीक है। अचीवमेंट क्या अचीव किया, ये जो इन्होंने जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाया ये प्रोग्राम, तो वो किस हद तक उसको अचीव कर पाए। इसमें दिया है 97,503 हेक्टेयर एडिशनल एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर में आ गया। 50,667 हेक्टेयर, 16,252 हेक्टेयर एंड 20,262 हेक्टेयर एरिया फ्रूट, वेजिटेबल और स्पाइसेस के क्रॉप्स के लिए ग्रो किया गया। और काफ़ी जो बड़ा एरिया था वो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स और फ्लावर्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ दिया गया है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए। तो मेनली ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
में इम्प्लीमेंट किए गए ये प्रोग्राम, और साथ ही यहाँ पर फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल को प्रोटेक्शन दिया गया। हॉर्टिकल्चर फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया गया, जो कंटिन्यूली मैन्योर के यूज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से इनको फर्टिलिटी को और इंक्रीज़ किया गया। इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन सफिशिएंटली हो सके, और इस तरह के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए। बाउंड्री बनवाई गई गार्डन्स में ताकि इनको कोई डैमेज ना हो सके। वेदर फोरकास्टिंग की जो फैसिलिटी दी गई, रेडियो वगैरह से उनको वेदर फोरकास्टिंग की प्रोवाइड कराया गया ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सट्रीम वेदर से। मार्केट और एक्सपोर्ट सिस्टम को पावरफुल बनाया गया। लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हॉर्टिकल्चरिस्ट्स को, और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो थे उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी की स्पीसीज़ के फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल्स को मोटिवेट किया, को यूज़ करने के लिए प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट किया कि इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं इनको वो यूज़ करें, और जिससे ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके हॉर्टिकल्चर का। तो इस तरह से जो हॉर्टिकल्चर है इस फील्ड में हमारे देश ने काफ़ी प्रोग्रेस की। ठीक है बेटा, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट डे हम मिनरल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने एग्रीकल्चर का ये जो पूरा पार्ट था इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप इतना जो है रीड करेंगे अच्छे से, और जो मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बताया है पढ़ने को उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, गुड बाय।